स्टेट पॉलिटिक्स भारतीय राजनीति के अध्ययन में आज स्टेट पॉलिटिक्स एक अपने आप में एक सेपरेट यूनिट ऑफ एनालिसिस हो गया है, जिसको बेस बना करके आप किसी भी स्टेट के पॉलिटिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जबकि अगर हम प्रोफेसर आशुतोष कुमार जी की बात माने तो वे तो इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अब तो स्टेट को ही बेसिस बनाने के बजाय हम स्टेट के अंदर जो इंटर स्टेट या स्टेट के साथ जो दूसरा स्टेट है और स्टेट के भीतर जो इलाके हैं, इंट्रा स्टेट जो रीजन है, उनको भी हम यूनिट ऑफ एनालिसिस बना करके स्टेट की पॉलिटिक्स को और गहराई से स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा ऑटोनोमसली स्टडी कर सकते हैं। मतलब नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव को लेकर के अगर कोई छात्र स्टडी करना चाहता है तो वो स्टेट के पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं कर पाएगा, उसे समस्याएं आएगी, क्योंकि हर एक स्टेट का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, उसका एक डिफरेंट हम कह सकते हैं उसका एक डिफरेंट कंटेक्चुअल इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल बैकग्राउंड है। जो बात 3 डायमेंशनल फ्रेमवर्क जिसकी बात इकबाल नारायण जी करते हैं, हमारे स्टेट पॉलिटिक्स को समझने के लिए हमें 3 डायमेंशंस में देखना पड़ेगा। उसकी बात जो उन्होंने की थी, या माइनर विनर जो शुरू में कहते हैं कि एक इलीट कल्चर पे चलता है और एक मास कल्चर पे चलता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट को हमें समझना पड़ेगा। तो जब भारत आज़ाद हुआ, इसको अगर हम देखें तो एक फ्रीडम मूवमेंट सामने आती है और कांग्रेस पार्टी उसको लीड करती है। मतलब उसमें कई उसके अंदर भी कई स्टैंड होते हैं, पर नंदलेस कांग्रेस पार्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट में लीड मिलती है और भारत को फिर ब्रिटिश से आज़ादी मिलती है। तो आज़ादी के बाद कांग्रेस एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरती है जो कि अधिकांश स्टेट्स में और सेंटर में उसका राज होता है, और एक तरह की नेहरूबियन कंसेंसस, चाहे वो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंटल मॉडल हो नेहरू का, और चाहे वो पॉलिटिकल उनका एक कंसेंसस हो कि हम पास्ट को नहीं देखेंगे बल्कि हम एक मॉडर्न सेकुलर देश खड़ा करना चाहते हैं। पास्ट की डिविसिव हिस्ट्री को हम नहीं देखेंगे बल्कि पास्ट से भी हम पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर के देश को नेशन बिल्ड करेंगे, उस पर चलते हैं। और नेहरू की पर्सनैलिटी भी थोड़ी कंसेंसस क्रिएटिंग थी, तो स्टेट में भी कांग्रेस के काफ़ी वोकल लीडरशिप होती है जो कि अच्छी बैलेंस बनाती है नेहरू जी के साथ। पर ग्रेजुअली जो स्टेट के भीतर जो अंडरलाइंग डाइवर्सिटी जो उसकी रियल नेचर है, वो अपने को असर्ट करना शुरू करती है, और ऊपर से जो एक तरह की यूनिफॉर्मिटी हमें दिखाई देती है वो टूटने लगती है। क्योंकि ये जो शुरू में हमें जो एक यूनिटी दिखाई दे रही थी, नेशनल पर्सपेक्टिव ही डोमिनेट कर रहा था, ये भी एक तरह का हम कह सकते हैं एक छलावा ही था, एक तरह की मिथी हो गई थी। क्योंकि अगर हम देखें, गांधी जी जो कि मॉडर्न इंडिया में बहुत ही बड़े मास लीडर बने, वो इस बात को समझ चुके थे। तभी उन्होंने कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसे क्षेत्रीय भाषाओं पर 1919 में ही चेंज कर दिया। कांग्रेस की यूनिट्स को ब्रिटिश स्टेट्स की तुलना में, जो कि भाषाओं की सीमाओं की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, भाषाओं के महत्व को नहीं समझते थे, को छोड़ करके लिंग्विस्टिक बेस पर कांग्रेस को ऑर्गेनाइज करवाया। और ये प्रॉमिस भी होने लगा कि धीरे धीरे भाई कि धीरे धीरे प्रॉमिस हुआ कि धीरे धीरे जो है भाषा के नाम पर स्टेट भी बनाए जाएंगे। पर उसके बाद हमारे देश का विभाजन हुआ, तो उससे एक तरह की फियर साइकोसिस हमारी लीडरशिप में आ गया कि कहीं हमने और इन आइडेंटिटीज़ को छेड़ दिया। एक तो पहले ही मुस्लिम आइडेंटिटी क्रिएट हुई और उसने सेपरेट देश बन गया। अब अगर भाषाई आइडेंटिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी और फिर वो भी सेपरेट टेरिटरी मांगेगी तो देश का भी खंडन हो जाएगा, बाल्कनाइजेशन हो जाएगा। तो इससे वो डरे भी थे, और साउथ में कुछ इस तरह की संकेत भी दिख रहे थे, चाहे वो पेरियार हों या इस तरह की जो द्रविडियन पार्टीज़ की कुछ ऐसे स्टांस दिखाई दे रहे थे कि देश के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा था। तो इसलिए उन्होंने अपोज किया भाषाई नाम पर राज्यों के निर्माण को। परंतु कांग्रेस के ही गढ़ से, जो कि मद्रास प्रोविंस में था, एक तेलुगु बोलने वाला इलाका,
उसको आंध्र इलाका, वहीं से कांग्रेस की लीडरशिप से ही पोट्टी श्री राम तुल्लू जी आमरण अनशन पर बैठे, उनकी डेथ हुई। उसके बाद बड़ा तगड़ा एजिटेशन हुआ। उसके पश्चात नेहरू जी ने स्वीकार किया और भाषा के नाम पर एक पहला राज्य बना हमारा, जिसका नाम आंध्र प्रदेश पड़ा। और जैसे ही ये डिमांड पूरी हुई तो सब्सिक्वेंटली जितनी डिमांडें पाइपलाइन में थी, जो कि दबी जुबान में असर्शन शुरू हो चुकी थी, उन सबको फिर एक्सेप्ट करना पड़ा। तो इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष हम सब जानते हैं, के.एम. पानिक्कर, फजल अली थे कि उसके मेंबर पानिक्कर और कुंजरू जी थे। तो उन्होंने फिर जितने भी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स इंटरेस्टेड थे उनकी एप्लीकेशंस ली, उनसे चर्चा की, और उसके पश्चात भाषा के नाम पर जो है हमारे 14 राज्य बने। और उसके बाद भी, और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने। उसके बावजूद भी कई मांगे पेंडिंग रही, चाहे वो बॉम्बे को तोड़ करके उसमें मराठी भाषियों के लिए अलग राज्य बनाने की बात हो, पंजाब की अलग भाषा की मांग हो, कई और मांगे उसके बाद भी पेंडिंग थी। पर नॉनदलेस एक प्रोसेस जो चल पड़ा इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, जिसने कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और ये कोई लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी सडनली आउट ऑफ ब्लू नहीं आई थी, ये भारतीय इतिहास की देन थी। मिडेबल पीरियड से, बल्कि अर्ली मिडेबल पीरियड से ही धीरे धीरे हमारी जो ये लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज बिल्ड हुई है। इनमें रिच कल्चर रहा है, रिच हेरिटेज रही है, लोगों के एग्जिस्टेंस का ये पार्ट रही है। तो उनका बाहर आना कोई बुरी बात नहीं, वो इंटरनल फोर्सेस है, उसको आप दबा नहीं सकते। तो वो बाहर आई। तो बेसिकली फिर जब कांग्रेस पार्टी ने जो एक प्रॉमिस जो आया था लोगों के पास कि अब स्थिति बदलेगी, तो वो इकोनॉमिक मॉडल डिलीवर नहीं कर पा रहा था। और ऊपर से नेहरू जी का भी समय हो गया, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद कांग्रेस एक तरह की क्राइसिस में जा रही थी। और ऐसे में फिर जो कई ऐसे सेक्शंस थे जो कि इस विकास के मॉडल में खुद को पीछे महसूस कर रहे थे, और वो डेफिनेटली वो स्टेट्स में थे, सेंटर में तो वो बोल नहीं पा रहे थे। तो स्टेट्स से सबसे पहले नई वर्गों ने, ओबीसी वर्गों ने या किसानों ने अपना असर्शन शुरू कर दिया, और रीजनल लेवल पे रीजनल पार्टियों ने अपना असर्शन शुरू किया। पर पहली बार ये खुलकर जब सामने आया वो है 1967 के चुनाव, जिसमें 8 या 9 राज्यों में कांग्रेस की पराजय हुई, और अपोजिशन की पार्टियां सामने आई, जो कि कोई क्षेत्रीय दल को सर्ट कर रही थी, क्षेत्रीय जातियों को सर्ट कर रही थी, क्षेत्रीय भाषाओं को सर्ट कर रही थी। तो उसने पहली बार राजनीतिक चिंतकों को मजबूर किया ये सोचने में कि यार स्टेट पॉलिटिक्स को क्या हम नेशनल पर्सपेक्टिव से स्टडी कर सकते हैं, या स्टेट पॉलिटिक्स के लिए स्टेट ही हमारा एक यूनिट ऑफ एनालिसिस सेपरेट बन सकता है। ये चिंतन शुरू हुआ। इसमें आदरणीय इकबाल नारायण जी और हमारे ने चिंतन शुरू किया, और एक विदेशी स्कॉलर हमारे फोर्ड फाउंडेशन के माइरन वीनर जी ने भी इस पर अपना लेख लिखा, अपनी पुस्तक लिखी। और वहाँ से फिर ये स्टेट पॉलिटिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन का जो एक चर्चा है, एज अ सेपरेट यूनिट ऑफ एनालिसिस जो है, उसकी जो है फिर एक आधारशिला रखी गई, और उस पर फिर चिंतन मनन शुरू हुआ। और उसी दौरान फिर जो हमने पहले बात की, इकबाल नारायण ने बोला कि हर स्टेट को समझने के लिए आपको उसके कॉन्टेक्चुअल, इंस्टीट्यूशनल और ऑपरेशनल। कॉन्टेक्चुअल मतलब उसका इतिहास क्या रहा, किस कॉन्टेक्स्ट में वो स्टेट बना, और इंस्टीट्यूशनल मतलब उसमें किस तरह के मतलब स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, या उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है, उसमें किस तरह की कास्ट कंपोजिशन है, रिलीजियस कंपोजिशन है, और तीसरा उसके पॉलिटिशियनों की हिस्ट्री क्या रही, पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो ऑपरेशन करते हैं, पॉलिटिकल एलीट और पार्टिसिपेशन जो है मास का, वो कैसा रहा है, उसको स्टडी करना ज़रूरी है भाई। तब आप बेटर स्टेट पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। इसी तरह से माइरन वीनर बेसिकली मास कल्चर और इलीट कल्चर की बात करता है। वो ये कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नेशनल पॉलिटिक्स में जो है प्रोग्रेसिव लोग हैं और स्टेट पॉलिटिक्स में रिग्रेसिव लोग हैं, ऐसा नहीं वो बोलता, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी ट्रेडिशनल सोच रखने वाले लोग हैं, और स्टेट पॉलिटिक्स में भी मॉडर्नाइज सोच रखने वाले लोग हैं, मिक्सचर है। पर मैं रादर इसको इलीट कल्चर और मास कल्चर कहूँगा। तो मुझे लगता है माइरन वीनर ने जो पॉइंट आउट किया, बेसिकली वो गांधी भी समझ चुके थे बड़ी पहले, कि बेसिकली नेशनल लेवल पे हमारी एक अलग लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और जो स्टेट है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ की एक अलग अंडरस्टैंडिंग है, उनकी अपनी वर्नेकुलर लैंग्वेज और कल्चर है, उसको हमें समझना पड़ेगा। वही बात मतलब फिर से माइरन वीनर जो है असर्ट करता है।
तो इससे फिर ये बात आगे बढ़ती है कि स्टेट को भी एक सेपरेट यूनिट ऑफ एनालिसिस समझ करके हम एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिससे फिर हम हर एक स्टेट पे अप्लाई करके उसकी यूनिक पॉलिटिक्स को समझने में हमें क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। उसको अगर हम नेशनल कॉन्टेक्स्ट से ही देखेंगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। ये बात फिर डेवलप होनी हमारी धीरे धीरे चल पड़ी। और उसके पश्चात अगर हम देखें तो इकोनॉमी इंदिरा गांधी के आने के बाद थोड़ी सी जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जो एक अपवार्ड मोबिलिटी थी लीडरशिप की, वो हर्ट हो गई, पार्टी टॉप डाउन हो गई। तो इससे जो टैलेंटेड लोग थे या जो अन्य नए वर्गों से उभर रहे थे, ओबीसी वर्गों से लोग उभर रहे थे, उन्होंने अपने लिए सेपरेट पार्टियां खोजनी शुरू कर दी। और इससे लॉन्ग टर्म में कांग्रेस कांग्रेस सिस्टम जिसकी बात रजनी कोठारी करता है, वो टूट जाता है, वो वीक हो जाता है, उसमें फैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। और 77 इसका पहला उदाहरण है, जब सेंटर में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टियां और कुछ नेशनल पार्टियां इकट्ठी होकर के कांग्रेस को चुनौती देती हैं और एक नई सरकार बनाती है जनता दल की। तो यहाँ से वो चेंज आना शुरू हो गया। उसके पश्चात अगर हम देखें तो ये 90s में जब हम न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल अपनाते हैं, तो उससे स्टेट पॉलिटिक्स के एनालिसिस में एक और डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग मिलती है हमें। पर इससे पहले ये चर्चा होती है विद्वानों में कि क्यों हम स्टेट पॉलिटिक्स को एज अ यूनिट ऑफ एनालिसिस या उसका कोई प्रॉपर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम डेवलप क्यों नहीं कर पाए। तो सुधा पाई कहती हैं कि ये मुश्किल इसलिए हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वेरिएशंस हैं स्टेट्स में, बहुत ज़्यादा विविधताएँ पाई जाती हैं। तो इनके लिए कोई यूनिफॉर्म थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डेवलप कर पाना उतना आसान हमें लग नहीं रहा है। रजनी कोठारी भी कहते हैं कि भाई क्योंकि इनिशियल फेज में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, तो फिर उतना लोग सोच नहीं पाए कि क्या उसकी कंसेंसस थी एक तरह की, तो लोग सोच नहीं पाए कि यार कोई सेपरेट स्टेट पॉलिटिक्स का भी एनालिसिस हो सकता है। थोड़ा इसलिए ये भी एक कारण रहा। फिर दूसरा कारण जो है, तीसरा कारण जो है मिस्टर आशुतोष कुमार देते हैं, प्रोफेसर, जो ये कहते हैं कि भाई बेसिकली जो ये डेवलपमेंटल थ्योरी लेकर आए थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे हमारे मायरन वीनर, उन्होंने भी उनकी जो ये थ्योरी थी पॉलिटिकल डेवलपमेंट वाली, इसमें पॉलिटिक्स को डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से ज़्यादा देखा गया, बजाय उसके जो, और जब डेवलपमेंटल एस्पेक्ट से देखते हैं तो उसमें एज अ होल कंट्री को देखने का ज़्यादा फोकस था, ना कि उसकी सब यूनिट्स को सेपरेटली स्टडी करने पे। तो इसने भी मतलब जो एक सेपरेट स्टेट की जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन खड़ी करनी थी, उसको हैम्पर किया, ऐसा प्रोफेसर आशुतोष कुमार का मानना है। इसके पश्चात जब 90s आती है तो उससे फिर जो ये लिबरलाइजेशन का दौर आता है, तो इससे स्टेट्स को कैपिटल के साथ डायरेक्ट डील करने में ऑटोनॉमी मिल जाती है। इससे कुछ मामलों में डिस्पैरिटी बढ़ती भी है और कई जगह कम भी होती है। तो ऐसे में कई नए विद्वान नई अप्रोचेज लेकर आते हैं, जैसे विशेषकर अतुल कोहली बड़े फेमस हैं, जो कि डिफरेंट स्टेट्स का कंपैरिजन करते हैं पॉवर्टी इन इंडिया या इस तरह की बुक्स में, कि भाई कौन सा स्टेट पॉवर्टी को प्रॉपर तरीके से टैकल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। उनकी स्टडी में एक में वो वेस्ट बंगाल, यूपी और कर्नाटका लेते हैं, और उनके हिसाब से वेस्ट बंगाल की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से गरीबी को वेस्ट बंगाल की कम किया है। और कर्नाटका समहाउ बीच में स्टक है। हालांकि देवदयाल उर्स ने वहाँ सोशल जस्टिस की व्यवस्था की, वहाँ के मुख्यमंत्री ने। और यूपी सबसे वर्ष निकलता है, यहाँ पर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का शासन होता है। तो बोलते कि भाई ये सबसे कम असफल रहा है, 90s की या 200s की इनकी स्टडी है। तो ये एक तरह से कंपैरेटिव मेथड को लेकर के एम्पिरिकल बेसिस पे स्टेट्स की इंटर स्टेट स्टडी करके एक स्टेट पॉलिटिक्स की थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाने का प्रयास था डॉक्टर अतुल कोहली के द्वारा। इसके बाद हमारे मित्र, हमारे गुरु रॉब जैकिंस जी आते हैं, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी स्टडी करते हैं स्टेट्स में, और इकोनॉमिक रिफॉर्म कितने कर पाए हैं स्टेट्स, कई स्टेट्स लेते हैं। और उसके बाद उन स्टेट्स में जैसे कलकत्ता में, यूपी में, नीचे अपने इधर इस साइड कलकत्ता, मतलब बंगाल में या किसी अन्य स्टेट में जो सबाल्टर्न कास्ट्स हैं वो को कितना अपने को असर्ट कर रही हैं, तो उसके प्रति भी एक मतलब वो उसका एनालिसिस लेते हैं। और फिर वो इंटर स्टेट कंपैरिजन करके स्टेट की एक मतलब पॉलिटिक्स को समझने के लिए भी एक मतलब एक पैराडाइम पेश कर रहे हैं, जो कि उसकी थ्योरेटिकल फाउंडेशन को बेटर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इसके अतिरिक्त
जो एक और बात जो कि 90s के बाद स्टेट पॉलिटिक्स की ऑटोनॉमी को ज़्यादा फोकस कर रही है, वो है जो ये 90s में एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात की हमने, दूसरा पॉलिटिक्स ऑफ मंडल और कमंडल जो आता है मंदिर का, और ओबीसी जाति का असर्शन आता है, और दलित असर्शन पड़ता है मायावती जी के आने से पहले, और ये जो DS4 और इस तरीके से जो दलित असर्शन बढ़ता है। इवन विश्व स्तर पर जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के प्रति एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसके प्रति जो चाहत बनती है स्कॉलर्स की, और जो सबाल्टर्न स्कूल उभर कर आता है, तो उसकी वजह से फिर 90s के बाद आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा फिर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को स्टडी करने में फोकस मिलता है। गे लॉम्बिट भी उसका उदाहरण है हमारे पास। तो उससे भी उस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को, उसकी कास्ट स्पेसिफिक कंपोजिशन को स्टेट लेवल पे बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है, बजाय उसको नेशनल लेवल पे देखने के लिए। तो इसीलिए फिर जो है और ज़्यादा स्टेट एज ए यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स मतलब हमारे सामने आते हैं। एक उनकी एक सेपरेट यूनिट ऑफ एनालिसिस के लिए वो आते हैं हमारे सामने, और अधिक से अधिक लोग फिर अब स्टेट बेसिस पे सर्च करना शुरू करते हैं। तो फिर वो चाहे महाराष्ट्र में दलित असर्शन हो जिस पे गेलोमिट काम करती है, या कोई और विद्वान काम करते हैं, तो सबाल्टर्न्स किस तरह से स्टेट स्पेसिफिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी भी स्टडी पे हम फोकस करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स 90s के बाद और ज़्यादा स्टेट पॉलिटिक्स की जो एक ऑटोनॉमी है उसकी अंडरस्टैंडिंग की, उसकी तरफ हमें पुश करते हैं। उसके पश्चात अब जो ये प्रोफेसर आशुतोष जी हैं वो ये कहते हैं कि भाई मैं तो ये मानूंगा कि हमें आगे जा कर के स्टेट ही ना, मतलब स्टेट का ही थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क तो हम डेवलप करें, पर इसके अतिरिक्त स्टेट के अंदर भी कई ऐसे रीजन है, बल्कि कई स्टेटों के इंटर स्टेट ऐसे रीजन है जो कि दोनों के बीच में फंस जाते हैं और दोनों में बैकवर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं बुंदेलखंड का, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट यूपी में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट MP में है, और दोनों में कुछ दिखते हैं, उनकी कॉमन प्रॉब्लम है, तो हम उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। या उदाहरण देते हैं एक और विद्वान हमारे पटना से सर, यूपी के बिहार के, नाम उनका वो नाथ है उनका नाम, तो वो बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो गोरखना जो ये अपना राम मंदिर वाला इलाका है, और उसके साथ जो बिहार का उत्तर का इलाका है, वो भी इकट्ठे होकर के अपना एक कौशल क्षेत्र सेपरेट चाहते हैं और अपना सेपरेट असर्शन चाहते हैं। तो इस तरह की जो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट जो मतलब जो रीजन्स हैं, उनको भी हम यूनिट ऑफ एनालिसिस बना सकते हैं, उनको भी हम अपनी स्टडी का बेसिस बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल में देखें तो अपर हिमाचल, लोअर हिमाचल, जैसे देखिए किस तरह से मतलब हिमाचल पॉलिटिक्स को अंडरस्टैंड करने में इंटर रीजनलिज्म जो हिमाचल में था, इंट्रा रीजनलिज्म हिमाचल में जो था सॉरी, उसने हेल्प की कि अपर हिमाचल से बड़ा इलाका, पहाड़ी इलाका, लोअर हिमाचल थोड़ा प्लेन इलाका और एग्रीकल्चर डोमिनेट इलाका, तो उसने हमें हिमाचल की पॉलिटिक्स को समझने का एक अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, ताकि आप हिमाचल को केवल नेशनल पर्सपेक्टिव में ना खो जाए हिमाचल, उसके उसके हम उसके एक जो सेपरेट जो उसके 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 पिकुलियर जो उसके स्पेशल जो फैक्टर्स हैं एज अ स्टेट, उनको भी हम फोकस कर सकें, ज़्यादा बेटर हम उसको समझ सकेंगे, उसकी सेपरेट जो कास्ट और क्लास कंपोजिशन है उसको हम बेटर समझ सकें। तो ये इस तरह से ग्रोथ हम, और ये ट्रेजेक्टरी है हमारे स्टेट पॉलिटिक्स को एनालिसिस करने की। पर इनिशियल फेज में स्टेट पॉलिटिक्स को एज अ सेपरेट फ्रॉम नेशनल पॉलिटिक्स से नहीं देखा जा रहा था। उसका कई फैक्टर जो शुरू में मैंने बताए, एक तो भारत की आज़ादी में फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस की सक्सेसफुल विक्ट्री, कई स्टेटों में उनकी डोमिनेंस, और नेहरू का कंसेंसस मॉडल, ये सब भी कारण थे शुरू में। पर अब ग्रेजुअली ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है कि हमें एक सेपरेट स्टेटों के लिए सेपरेट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहिए, और वो काफ़ी हद तक हो भी गया है। थैंक यू।